हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2। हमारी उम्मीद सीरीज चल रही है और आज हम लेक्चर नंबर 2 में जो चैप्टर नंबर 1 की जितनी भी थ्योरी है हम उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में चार्ज के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था, आज हम उसे फिर कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से। उससे पहले हम सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पढ़ लिया था। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बताया था कि भाई वो चार्ज का वो क्षेत्र, चार्ज के आसपास की वो जगह जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। द रीजन अराउंड ए चार्ज ऑफ एनी अदर चार्ज एक्सपेंडिचर ए फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम ई से डिनोट करते थे, बस सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड यही था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? देखिए, जो चार्ज होता है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता, कि भाई वो एरिया, वो उस एरिया तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता जहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिससे वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। चलिए, कंसेप्ट ज़्यादा यहाँ पर नहीं है लेकिन पढ़ते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लिख क्या सकते हैं या समझ क्या सकते हैं? तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दी वेक्टर क्वांटिटी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये क्लास 11th में ही पढ़ा दिया जाता कि भाई जिसके पास स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होता? तो द डायरेक्शन इज अलोंग द फोर्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन इज अलोंग द फोर्स के अलोंग होता, अलोंग द फोर्स, यानी कि जिधर चार्ज फोर्स लगाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। और इज रिप्रेजेंटेड बाय, और हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। हम इन्हें लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, और इसको कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलते हैं। सभी को अजीब लगता है कि हम इसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही हम इसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें कंसेप्ट नहीं है ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। सिंपल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के वो क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड तक जो चार्ज है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है। वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस का बनाने का उसका मेन मोटिव ये रहता है कि वो दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट कर सके उस पार्टिकुलर एरिया तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अलोंग दी फोर्स है, जिधर चार्ज फोर्स लगाएगा उधर तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी। हम इसे लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो मेन है वो है प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो मेन है वो है प्रॉपर्टीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पढ़ते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज से पढ़ने से पहले अभी हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखती हैं? तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास कोई ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, हम चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। अब लाइंस की पहचान क्या होती है, लाइंस को बनाया कैसे जाता है? तो हम एक इमेजिन कर लेते हैं, टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बता सकते हैं। हम टेस्ट चार्ज क्यू नोट लेट कर लेते हैं। अब जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट होता है वो पॉजिटिव है, तो लाइंस ऐसे होंगी। चलो, लाइंस तो हमने मान लिया कि भाई लाइंस तो ऐसे ही होती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसे होगी?
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देंगे, ये बात हमने पहले ही पता थी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नेगेटिव चार्ज की वजह से कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होंगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से, और वो स्टार्ट कैसे होती हैं। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे होती हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे हो सकती हैं। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फिर आपको एक टेस्ट चार्ज लेट करना, प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। अब ये लाइंस तो ऐसे होती हैं। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। इस बात को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है शायद, तो डायग्राम को बनाना बड़ा मुश्किल होता है वाइट बोर्ड पे, कि भाई जो इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं उन पे तो बड़ा आसान है बनाना। क्लियर है इतनी बात। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात। अब जो प्रॉपर्टीज हैं आप इसे इतने नोट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर प्रॉपर्टीज पर आता कि राइट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नोट करें, प्रॉपर्टीज लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, अभी हम मिनिमम कम से कम 5 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, मिनिमम 5 प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं करती। डू नॉट क्रॉस ईच अदर, वो कभी भी अपने आप को नहीं काटती। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, व्हाई, तो हम लिखते हैं बिकॉज, क्योंकि दे मूव्स इन सेपरेट डायरेक्शन, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं। दे मूव्स इन सेपरेट डायरेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन आने की ज्यादा चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये कभी भी एक क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, क्लोज्ड लूप, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कंजर्वेटिव, EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कंजर्वेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं। ये डैश लगा दिया है, कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती क्योंकि वो कंजर्वेटिव होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज, एंड इनटू नेगेटिव चार्ज, एंड इनटू नेगेटिव चार्ज, और ख़त्म हो जाती हैं नेगेटिव चार्ज पर। जैसा कि हमने आपको डायग्राम से अभी समझाया था, वीडियो को 30 सेकंड पीछे करें और डायग्राम का मजा लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती क्योंकि वो कंजर्वेटिव होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में नहीं क्रॉस करती क्योंकि वो सेपरेट डायरेक्शन में चलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज स्मूथ
स्मूथ होती हैं एंड कंटिन्यू कर्व, और वो कंटिन्यू लगातार चलती रहती हैं, कंटिन्यू कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज स्मूथ एंड कंटिन्यू कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। तो आप, मेरा मानना ये है कि इनसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज पूछी भी नहीं जाती, ये वो प्रॉपर्टीज है, लिखाने को 10-12 लिखा दो, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, आपको यही याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी अपने आप को नहीं क्रॉस करती। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो सेपरेट डायरेक्शन में चलती हैं, वो कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती क्योंकि वो कंजर्वेटिव होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं, वो एक कंटिन्यू कर्व और स्मूथ होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होती, नोट करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। शायद आपने जो पिछला जो लेक्चर गया है उसमें आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया होगा, क्योंकि उसमें एंड में हमने थोड़ा सा बता दिया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और हमने ऐसा सोचा या सफिशिएंट ऐसा माना कि हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर सफिशिएंट टॉपिक पढ़ाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हम पूरे चैप्टर में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब्स लॉ में हम सारी चीज़ों को क्या मानते थे कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज होते थे, लेकिन जब से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, जो चार्जेस सेपरेट होते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12 से। सिंपल है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस and separated by very small distance, and separated थोड़ी स्पेलिंग में मुझे लग रहा है कि दिक्कत थी, लेकिन अब नहीं है, थोड़ा हो जाता, वो ग्रामेटिकल को नहीं कोई नहीं पकड़ता। एंड सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12, और हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल काफ़ी आसान टॉपिक है, बस समझना बहुत थोड़ा सा कठिन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बीच में जब डिस्टेंस 2l होती है या वेरी स्मॉल जब डिस्टेंस होती है तो हम उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब होता क्या है, जब कोई क्वेश्चन मिलता तो कह दिया जाता है कि भाई जो दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ भी दे देते हैं, जैसे 15 सेंटीमीटर दे दें। अब जब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अभी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम 15 × 2 कर देते हैं, लेकिन जो ये 2l है, ये 2l बराबर होती है r के, जो दो चार्जेस के बीच की, जैसे एक q1 है और ये q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। तो जो ये 2l है, बहुत सब क्या करते हैं कि r = 2 × 2, यानी कि 2 और l देख लेते हैं कि भाई इनके बीच की जो डिस्टेंस 4 है, लेकिन ये गलत हो जाता, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो 2l की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। मतलब सॉरी, इनके बीच की अगर डिस्टेंस 2 है तो 2l कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, कि भाई दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2 ही है। 2l का मतलब होता है कि दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कि आखिर में जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मुझे जैसा लगता है जैसे एक्सरसाइज में 15, 16 या 17, 18 क्वेश्चन होंगे, तो उनमें से कम 4-5 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि द प्रोडक्ट of either charges and
डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, between the charges and distance between the charges, the product of either charges and distance between the charges is called electric dipole moment। हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से, तो इट इज डिनोटेड बाय P, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है हम इसे P से डिनोट करते हैं। इसकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट्स डायरेक्शन, कि जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये भी क्वेश्चन आता कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, की इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज, हम इसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात कि इट्स डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका फॉर्मूला हम इसे P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 12। ये फंडामेंटल फॉर्मूला, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो मेरा अपना मानना ये है कि जो 12 दे दिया जाता है ये बहुत ज़्यादा गलती होती है। सपोज डेट मेरे पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन है और कह रहा कि भाई कोई चार्ज है, क्यों, कोई क्वेश्चन है और दे दिया चार्ज है कि भाई 2 कूलम का मेरे पास कोई चार्ज है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर या 4 मीटर मान ली मैंने। अब इसे सोल्व करना तो मुझे P तो निकालना ही है। अब चार्ज क्या दे दिया? 2 कूलम, तो 2 इंटू, अब L कोई समझता कि भाई R जो दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो मैं 2 इंटू 4 कर दूं। ये गलत मेथड है, ये गलत मेथड है। तो हम इसे ऐसे करते हैं रफ, जो 12 है वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। मेरे पास कोई चार्ज दे देंगे कि Q1 Q2 कोई चार्ज है, तो जो 12 है वो पूरी डिस्टेंस को मानते हैं, तो P आ जाएगा 8। P आ जाएगा कितना? 8। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है। इसे भी जरा लिख लें कि इसकी यूनिट सेंटीमीटर होती है। जनरली वैसे ही क्वेश्चन था, आप नोट करना हो नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जो अभी हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितनी होती है, उस सभी फॉर्मूलों को डेराइव करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पता होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास कोई चार्ज है, क्यों, इससे कोई R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, ये R डिस्टेंस है, P पॉइंट है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, वहाँ पर मैं टेस्ट चार्ज को लेट कर लेता हूँ प्लस Q नोट। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है शायद आप अपने आप लिख सकते हैं कि लेट दी पॉइंट चार्जेस Q एट दी R डिस्टेंस एट पॉइंट P, वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और लेट अस कंज्यूम दी टेस्ट चार्ज प्लस Q नोट। तो हमने Q नोट चार्ज को मान लिया। क्लियर है इतनी बात? अब अगर मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला निकालता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, यही तो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा, अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शायद हमने आपको इससे जो पिछला जो लेक्चर गया है उसमें हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट। क्लियर है इतनी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? अगर यहाँ पर मैं वैल्यूज रखता हूँ E इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नोट। तो Q नोट से Q नोट कैंसिल,
तो यहाँ पर E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होती है। और ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, इससे नेक्स्ट के डेरिवेशन करने के लिए फॉर्मूला हमें आना चाहिए। नोट करें, आपको ये बात एज्यूम कर चलनी है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर निकालते हैं, जो हमने अभी असाइनमेंट आपके लिए चैप्टर 1 का तैयार करा है, थर्ड लेक्चर आते ही न्यूमेरिकल वाला लेक्चर आते ही वो खुद NCERT क्लासेस बाय बढ़ाना चैनल पर पोस्ट हो जाएगा। तो उस जो असाइनमेंट पर ये वाला क्वेश्चन भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्सियल पॉइंट पर निकालनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इससे जो नेक्स्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मेरे पास कोई डाइपोल है -Q या +Q या -Q, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये सेपरेट हुए हैं 2L डिस्टेंस से, तो मैं इसे L मान लूँ, इसे भी L मान लूँ। हमें एक्सियल पॉइंट पर एक पॉइंट P है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये पॉइंट M मान लूँ, ये मिड पॉइंट से P पॉइंट तक की दूरी को R मान लूँ। तो ये सारी बातें मुझे लेट करनी पड़ेंगी कि लेट अस कंसीडर ए डाइपोल इज मेड अप ऑफ द +Q -Q चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 2L डिस्टेंसेस एट द R डिस्टेंसेस एट पॉइंट P वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड -Q चार्ज की वजह से कितनी होगी, तो एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस पार्टिकुलर चार्ज, भाई यही तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब यही अप्लाई करना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हम -Q ले रहे हैं तो -Q अपॉन R स्क्वायर। अब डिस्टेंस हमें इससे और इस P पॉइंट तक की बतानी है, तो मैं क्या करूं R और +L, तो R + L स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड +Q चार्ज की वजह से बतानी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R - L स्क्वायर। अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस बताऊं तो R - L स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P, कि भाई मुझे P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें से इसे माइनस कर दूं। यही तो फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो कैसे करें, सबसे पहले E - Q - E + Q, सिंपल, भाई यहीं से हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, -Q चार्ज को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q अपॉन R + L स्क्वायर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R - L स्क्वायर। अब मैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/R + L स्क्वायर माइनस 1/R - L स्क्वायर, यही तो बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम लेंगे R + L का स्क्वायर और R - L का स्क्वायर। यहाँ से ऊपर जाएगा तो R - L स्क्वायर माइनस R + L स्क्वायर, ऐसे। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R - L स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि R स्क्वायर - L स्क्वायर -2RL माइनस R स्क्वायर + L स्क्वायर + 2RL अपॉन R + L स्क्वायर और R - L स्क्वायर एज इट इज रहेगा।
अब नेक्स्ट स्टेप पे देख लें, प्लस का माइनस से कैंसिल, माइनस का प्लस से कैंसिल। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इसे, ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं, जैसे r प्लस एल स्क्वायर है तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं इसे चाहूँ तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.2rl लिख दूँ अपॉन, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ तो r की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 आ जाएगा। अब r बहुत बड़ा है l से, तो l को हम r को मतलब l को नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ पर बचेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2.2rl अपॉन r की पावर 4। अब 2 q और l हमने पढ़ा था कि p इजिकल टू q इंटू 2l, तो मैं इसकी जगह पर p लिख दूं तो 2pr हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 है, इससे ये कटा तो ये आ गया 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर इतनी होती है। अब इसे सोचकर ऐसा कंफ्यूज ना होए, हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि E इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, इसे भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। हमने सिंपल क्या करा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करा, ये ऊपर जाके हो गया माइनस का r माइनस एल, तो r माइनस एल का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, कि भाई यहाँ पे क्या हो जाता r स्क्वायर माइनस प्लस का 2rl। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालनी है। तो मुझे सिंपल पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने एक्सियल पॉइंट पर निकाली है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हाफ हो जाती है। जैसे भाई कटिंग करियो। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इक्वेटोरियल पोजीशन पर एट एक्सिस। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। अब हमें इक्वेटोरियल पर निकालनी है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हाफ हो जाती है, कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाफ हो जाती है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर तो ये होती है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होगी, तो अगर आपको एक्सियल याद है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाफ हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन, ये सेपरेट होते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12 से, ये एल हो गई और ये एल हो गई। अब मुझे कहीं इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पी पॉइंट पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एम से पी तक की दूरी आर है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे हुआ ये, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन क्लास 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है माइनस क्यू चार्ज की वजह से, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। अब देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो चार्ज को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसमें हम चार्ज को कंसीडर नहीं करते। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो मैं इसे लिख दूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। इससे ये कट गया था एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज की वजह से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर अंडर रूट प्लस आर स्क्वायर। अब मैं इसे कैसे लिख दूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं रिजल्टेंट ले लेते हैं। देन दी रिजल्टेंट, हमने रिजल्टेंट क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी निकाल सकते थे, जी निकाल सकते थे यहाँ के, लेकिन आपने ऐसा देखा होगा कि जो दोनों जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सेम है, तो हम रिजल्टेंट का यूज करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2 इंटू कोई सा भी एक वेक्टर इंटू कोस फाई अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला होता। तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस फाई परपेंडिकुलर पर। अब हमने ये रूल पढ़ा था पी बी पी अपॉन साद हर बोले एच एच बी, तो पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है एल और हाइपोटेनियस है ये बेस हाइपोटेनियस, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है इतनी बात। अब इससे आप कटोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू क्यू इंटू एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल की पावर 4 प्लस आर की पावर 4। अब जो आर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से, तो एल को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो एल कैन बी नेगलेक्टेड। तो फॉर्मूला आ जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर, यहाँ से क्या आ जाएगा आर की पावर 3, क्योंकि एक से पावर से एक कट जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर एक्सियल पॉइंट पर इतनी है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इसकी हाफ होती है, नोट करें। अब अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क क्या है, व्हाट इज टॉर्क। तो टॉर्क इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टॉर्क इज अ टेंडेंसी, टॉर्क टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की, टॉर्क इज अ टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, टॉर्क एक टेंडेंसी होती है किसी बॉडी की, इज रोटेट अबाउट ए फिक्स एक्सिस, जिससे वो रोटेट कर सके ऑफ ए फिक्स एक्सिस में, किसी फिक्स एक्सिस में जिससे वो रोटेट कर सके। तो टो क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है बॉडी की जिससे वो रोटेट कर सके एक फिक्स एक्सिस में, हम उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड टॉर्क। हम उसे टॉर्क बोलते हैं कि टॉर्क इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इज रोटेट अबाउट ए फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज टॉर्क। हम उसे टॉर्क के नाम से जानते हैं, टॉर्क बहुत बोलते हैं ना टो, तो टॉर्क होता है। और टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। टो का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, किसका फॉर्मूला है, ये टो का फॉर्मूला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होता है एट दी 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और ये मिनिमम होता है एट दी 30 डिग्री पर। क्लियर है। और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, नोट करें। चलिए गाइस, अब हम निकालने जा रहे हैं टॉर्क। टॉर्क ऑन अ डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या किसी डाइपोल की वजह से हमें टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशनों के नाम से जाना जाता, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक डाइपोल रखा, डाइपोल क्या होता है, मैंने बताया था कि भाई दो चार्जेस के कॉम्बिनेशंस को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मानते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज का डाइपोल रखा हुआ है। क्लियर। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2l है, ये 2l है तो ये 2l साइन थीटा है। इनके बीच में जो लगने वाली जो फोर्स है वो ई क्यू होती है। कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं है। अब हमें पता है कि जो टॉर्क, जो जितना भी जो कंस्ट्रक्शन का वर्क, आप इसे खुद कर सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए डाइपोल इज मेड अप ऑफ 2 चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस टू एस एंड द फोर्स आर अप्लाई ई क्यू। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब इसमें 2l साइन थीटा, यहाँ पे 2l है तो यहाँ पे 2l साइन थीटा, कोई दिक्कत ही नहीं।
तो हमने कंस्ट्रक्शन का वर्क कर लिया। अब जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी परपेंडिकुलर, यही तो फॉर्मूला होता। अब जो फोर्स लगाई जा रही है वो क्या है, ई क्यू। जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2l sin थीटा। यही तो है कि भाई ई क्यू इंटू 2l sin थीटा। अब जब इतनी बातें सारी क्लियर हो जाती हैं कि जब टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है कि टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है टो का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इस फॉर्मूले को मानता हूँ। कैसे आया अब ये, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई P बराबर होगा Q इंटू 2L के। यहाँ से हमने 2L उठाया, यहाँ से हमने Q उठाया, तो ये क्या आ गया, P और E और साइन थीटा। सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ से बनता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क मिनिमम होता है 90 डिग्री पर, और टॉर्क मतलब मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर, और टॉर्क मिनिमम होता है 30 डिग्री पर। दिस इज अ टो डेरिवेशन। इससे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता होगा जब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो बहुत लंबा डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ माइन्यूट 6 लाइन में कर दिया। कंस्ट्रक्शन को लिखना चाहते हैं तो 10 लाइन में करते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो एक भी लाइन में ना करें। उस पर मार्क्स वैसे कटते हैं, लेकिन आप करें, नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है वर्क डन ऑन दी डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसका हर साल डेरिवेशन कराया जाता है कि भाई वर्क डन निकालिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल है, उसकी वजह से हमें वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है, या डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है डाइपोल की वजह से। क्लियर है इतनी बात। अब सबसे पहले अब की बार जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्क डन का फॉर्मूला बराबर होता है पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। कोस थीटा 1 यानी कि स्टेबल जब थीटा 90 डिग्री होता है, थीटा यानी कि स्टेबल जब 0 है, और अनस्टेबल जब 180 है। क्लियर है इतनी बात। स्टेबल आ जाए 0, अनस्टेबल 180। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई और कोस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के रिलीज हुए मतलब सैंपल पेपर में इसी का ही क्वेश्चन आया था। लेकिन अब की बार जो आप सीबीएसई के सैंपल पेपर में जो रिलीज हुआ है मतलब सिलेबस का, उसमें सिर्फ इनके साइड में लिखा हुआ है ओनली फॉर्मूला। सिर्फ हमें दोनों के फॉर्मूले बताने बहुत ज़्यादा जरूरी थे, नोट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने आप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, उनका पास होना किसी स्पेस से, पासिंग थ्रू एनी स्पेस, एनी स्पेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसे क्या नाम से जानते हैं, हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई। जब हम चैप्टर नंबर 6 की स्टडी करेंगे तो हम उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस भी करेंगे। इसे फाई ई से डिनोट करते हैं, उसे फाई बी से करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। इसकी यूनिट वेबर है, इट्स यूनिट इज वेबर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतना कम फ्लक्स होगा। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट करें।
चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि अब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, तो हमें इसमें तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना पड़ता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइन एज, हम इसे डिफाइन करते हैं एज द रेशो ऑफ चार्ज, द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, हम इसे डिनोट करते हैं लैम्बडा से। यहाँ से काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं कि लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की कूलाम और इसकी मीटर, तो कूलाम पर मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक वॉल्यूम चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज़ डिफाइन एज, सेम है, इट इज़ डिफाइन एज द रेशो ऑफ, एज द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। बस यहाँ पर लेंथ की जगह पर क्या आ गया? एरिया आ गया। इस कॉल्ड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, हम इसे डिनोट करते हैं बाय सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर हो गई। क्लियर है इतनी बात? एक टॉपिक और है जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि इट इज डिफाइन एज, हम इसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइन एज द रेशो ऑफ चार्जेस पर यूनिट, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हम इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम कूलाम पर मीटर। क्लियर है इतनी बात? नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक गॉस थ्योरम। मैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम को मानता हूं। जैसे गॉस थ्योरम, कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, दो तीन ही इस चैप्टर में खास टॉपिक हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट। तो गॉस थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम का अब की बार जो मॉडर्न ये चला है, मतलब 2-3 साल से जो पेपर हो रहे हैं, वो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ज़्यादा पूछा जाता है, प्रूफ कम पूछा जाता। तो गॉस थ्योरम का प्रूफ है, मतलब स्टेटमेंट से, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स या द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, closed surface is 1 upon epsilon naught by the net charge enclosed by the surface, enclosed by the surface। क्लियर है इतनी बात? enclosed by the surface। तो इसमें बताया जाता है कि मेरे पास कोई रेंडमली कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बॉडी है और इसके अंदर रखने वाला चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, और इसका जो फ्लक्स है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट नेट चार्ज के इक्वल होगा। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूं या मैं इस सिलेंड्रिकल एरिया को बढ़ा दूं, क्या फ्लक्स पर कोई मतलब फ्लक्स पर कोई वो होगा, मतलब इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट? तो फ्लक्स पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हम चार्ज को बढ़ा दें तो फ्लक्स पर चेंज हो सकता है, लेकिन जो चार्ज की जो बॉडी है इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? तो इसका स्टेटमेंट काफ़ी पूछा जाता है। क्लियर है? अब हम गॉस थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। मुझे गॉस थ्योरम का प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास कोई रेंडमली मेरे पास कोई बॉडी है या मेरे पास कोई
आप ऐसे मान के चलें मेरे पास कोई स्पेयर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई स्पेयर है, आप ऐसे मान के चलें, और मैंने इस स्पेयर पे कोई चार्ज रख दिया। अब मुझे पता है कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा फाई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अगर मैं फ्लक्स को मेनली स्मॉल एरिया की वजह से निकालता हूँ तो फ्लक्स यानी कि डी फाई, स्मॉल फ्लक्स निकालना स्मॉल एरिया के लिए तो हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं इस फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर दूं। अब स्मॉल फ्लक्स क्या आया, ई डी ए, क्यों, अब हमने यहाँ पर कोस थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि थीटा हो गया 0, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 0। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाऊं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही हो जाता। लेकिन एट ए पॉइंट चार्ज के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके लिए निकालना, एट ए पॉइंट चार्ज के लिए, तो Q अपॉन आर स्क्वायर और डी ए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब मुझे पता है कि जो कांस्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनके लिए क्या कर लूँ कि फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों बाहर ले लेता हूँ, मैंने क्यू को यहाँ मान लिया। अब मैं जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं है उनका क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा कि फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन डी ए अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाता है ओमेगा। फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ओमेगा का इंटीग्रेशन आ जाता 4 पाई, इससे ये कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम का। वैसे अब की बार अब 2-4 साल से अभी हम देख रहे हैं, तो इसमें गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट कब और मतलब स्टेटमेंट ज़्यादा पूछा जाता है और प्रूफ कम। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशंस नोट करने जा रहे हैं, हेडिंग लगा लेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या हैं? तो सबसे पहले एक बात पर हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, अगर हम गॉस थ्योरम का प्रूफ कराते हैं तो उनका भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आना ही नहीं है। अब लेक्चर बढ़ता जाएगा खामोखा। लेकिन जब आप इस वीडियो को देख लें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार सिलेबस जरूर चेक कर लें। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी लॉन्ग इनफाइनाइटरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट होती है। और अगर ऐसा आ जाता दूसरी फर्स्ट एप्लीकेशन, दूसरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, फील्ड ड्यू टू दी चार्ज प्लेन सीट की वजह से, ड्यू टू दी चार्ज प्लेन सीट, चार्ज प्लेन सीट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो आ जाती है E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड एप्लीकेशन, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दी स्पेरिकल सेल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसमें 3 केस होते हैं। पहला केस कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट पर है, एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो ये ऐसे क्वेश्चनों में वैसे कम मिलते हैं। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा मतलब सिग्मा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन, ये आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर कह देता कि ऑन दी सरफेस के लिए कह देता है तो E इज इक्वल टू आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
या तीसरा केस इसमें पूछ लेता है ऑन दी सेल पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 0। तो आप यहाँ तक आए, आपके लिए थैंक यू। आपने हमारे इस लेक्चर को देखने का प्रयास करा, समझने का इन बातों को प्रयास करा। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। लेक्चर नंबर 3 आने जा रहा है न्यूमेरिकल्स पर।